तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? चलो, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और गर्मी को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। ठीक है, चलो। तो क्या हुआ था कि पिछली क्लास में मैं आप लोगों को क्या पढ़ा रहा था? मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ा रहा था कि इनकी क्या क्या हमारे लिए कीमत है या किस तरीके से ये हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? कल की क्लास में हम कहाँ तक पढ़कर चले गए थे कि दे प्रोवाइड अस मिल्क। हम वाइल्ड लाइफ का पढ़ के चले गए थे कि वो हमें मीट देते हैं, बुल्स, इंसेक्ट, ये सारी चीजें पढ़ के गए थे। आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे और इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। ठीक है, चलो। सेकेंड पॉइंट क्या था? द बर्ड्स फीड ऑन इंसेक्ट एंड एक्ट एज डिकम्पोजर एज वेल। अब जो बर्ड्स हैं, जो एक एज अ वाइल्ड लाइफ एक जानवर है, वो क्या करती हैं कि वो इंसेक्ट्स को खाती हैं और एक डिकम्पोजर, उनको मतलब खत्म करने का काम करती है। डिकम्पोज कर देना कोई भी चीज, कोई भी मटेरियल को, मतलब पूरी तरीके से वापस से नेचर में मिला देना। ठीक है। दूसरा, वल्चर। जो देखो, वल्चर जो होते हैं, गिद्ध बोलते हैं जिनको, वो गिद्ध क्या करते हैं? वो मेनली डेड बॉडीज को खाते हैं। डेड बॉडीज चाहे वो आपकी जानवरों की हो, एंड समटाइम्स इफ देयर पर्सन गॉट engaged in any forest and got died there, so vulture used to eat their flesh also। बट यहाँ हम बात कर लेते हैं केवल जानवरों के बारे में। तो वल्चर क्या करते हैं कि वल्चर जानवरों को, मरे हुए जानवरों को क्या करते हैं? खाते हैं, जिससे वो वल्चर्स को क्या कहा जाता है? सबसे बड़ा क्लीनर कहा जाता है एनवायरनमेंट का, क्योंकि ये डेड बॉडीज को जल्दी जल्दी खा लेते हैं, जिससे डेड बॉडीज वापस से डिकम्पोज हो जाती है पूरी तरीके से। ठीक है। थर्ड देखिए, सो एनिमल्स बिग और स्मॉल आर इंटीग्रल टू मेंटेनिंग बैलेंस इन द इकोसिस्टम। अब चाहे जानवर बड़ा हो, ठीक है, या फिर जानवर आपका छोटा हो, कैसा भी हो, दोनों आपके लिए क्या है? नेचर में इकोसिस्टम को बैलेंस बनाने के लिए, उनको मेंटेन करने के लिए दोनों के दोनों ही जरूरी होते हैं। क्लियर? चलो, अब मैंने आपको हमेशा से बताया है कि हम चैप्टर को 3 टाइप में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन से, फिर उनका डिग्रेडेशन या फिर उनके जो ऐसे फैक्टर्स हैं जो उनको अफेक्ट करते हैं उनके बारे में, एंड देन आफ्टर कंजर्वेशन के बारे में। तो अभी हमने उसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। नाउ द टाइम फॉर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग प्लांट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। ठीक है, तो देखो, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन द अर्थ इज डिटरमाइंड बाय द क्लाइमेट ऑफ एन एरिया। किसी जगह का क्लाइमेट कैसा है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करता है वहां के वेजिटेशन के लिए, वहां की वाइल्ड लाइफ के लिए। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम नोट कर सकते हैं। क्या आएगा आपका? पहला, क्लाइमेट ऑफ एन एरिया। प्लांट्स आर रूटेड टू सॉइल एंड कैन नॉट मूव। ये बात तो फिक्स है कि जानवर जो होते हैं वो जमीन से, मिट्टी से एक बार जुड़े होते हैं और वो यहाँ वहां नहीं घूम सकते हैं। ठीक है, दे हैव टू मेक एडजस्टमेंट टू सीजनल चेंज। उन्हें अपने सीजन के अकॉर्डिंग चेंजेस करने पड़ते हैं, और अगर कोई ज्यादा चेंज आ जाए सीजन में, मतलब हो सकता है कि एकदम भीषण गर्मी पड़ने लगे बहुत तेज, तो प्लांट क्या करेगा? सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, या फिर बहुत ज्यादा बारिश होने लगे, बहुत तेज बरसात हो रही है, तो क्या होगा कि वो मिट्टी धीरे धीरे बहती चली जाएगी और प्लांट अपरूट हो जाएगा, मतलब वहां से खिंच जाएगा। ठीक है, तो जैसा वहां का क्लाइमेट होगा, वहां का वेजिटेशन वैसा ही रहेगा। एनिमल्स आर एबल टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड हैव बेटर चांस ऑफ सर्वाइवल। हाँ, ये बात ठीक है कि अगर किसी जगह के क्लाइमेट में अगर कोई चेंज आता है, तो वहां का जो जानवर है वो एक जगह से दूसरी जगह जाके अपने आप को सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, अब इसमें और सुनो, तो यहां हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या बन जाएगा? क्लाइमेट ऑफ एन एरिया। एक फैक्टर मिल गया कि किस जगह का क्लाइमेट कैसा है, वो उस चीज को इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है। दूसरा पॉइंट आ जाओ, इफ द वेजिटेशन चेंजेस द एनिमल लाइफ ऑल्सो चेंज। All plants and animals in a given area are interlinked and interdependent on each others and the physical environment। अब एक जगह का पेड़, ठीक है, और एक जगह का जानवर, ये सपोज कर लेना जानवर है, एक जगह का पेड़ और एक जगह का जानवर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे? देखो, अगर ये पेड़ों की जो वेजिटेशन है, जो नेचुरल वेजिटेशन, अगर वो चेंज हो जाएगी, तो जितने भी हर्बीवोरस जानवर होंगे वो क्या करेंगे? यहां सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब जब हर्बीवोरस जानवर सरवाइव नहीं कर पाएंगे, तो ओवरऑल सी बात है कि जो कार्निवोरस जानवर है वो भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे।
तो बैलेंस बनाए रखते हैं। पेड़ और जानवर आपस में मिलजुल कर एक एरिया में अगर रह रहे हैं तो वहां पर बैलेंस बनाकर रखते हैं और एक दूसरे से ये क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। और जब ये सब आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं और एक दूसरे से बैलेंस बनाए रखते हैं, तब ये सब मिलकर एक साथ क्या बनाते हैं, इकोसिस्टम बनाते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा फैक्टर, द काइंड ऑफ सॉइल, वहां की मिट्टी कैसी है, किसी एरिया की मिट्टी कैसी है, ये भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है नेचुरल वेजिटेशन के लिए। क्योंकि देखो सॉइल एक ऐसा कंपोनेंट है जो प्लांट की ग्रोथ को डिसाइड करता है, ठीक है, एज वेल एज एनिमल की लाइफ को भी डिसाइड करता है। एग्जाम्पल देखो तो अर्थवर्म्स जो होते हैं वो हर टाइप की सॉइल में नहीं पाए जाते, ये तो एनिमल्स की बात हो गई। और कुछ सॉइल ऐसी होती है जहां पर हर कोई प्लांट ग्रो भी नहीं कर पाता है। तो सॉइल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो नेचुरल वेजिटेशंस को, वाइल्ड लाइफ को प्रभावित करता है। समझ गए? चलिए विंड, हवा, हवा जो है वो प्लांट की ग्रोथ को कंट्रोल करती है, ठीक है, क्योंकि ये ट्रांसपायरेशन की रेट को बढ़ा देती है, जिससे प्लांट्स की ग्रोथ प्रभावित होती है। नेक्स्ट है हमारा रिलीफ। रिलीफ का मतलब क्या है कि जिस जगह की बात हो रही है वहां की कंडीशंस, कि वहां कैसा एरिया है, स्लोपी एरिया है, वहां पानी कितना अवेलेबल है, सनलाइट कितनी आती है, वहां की मिट्टी कैसी है, ये सारी चीजें भी डिसाइड करती है। ठीक है, वहां की वेजिटेशन को प्रभावित भी करती है। क्लियर? चलो नेक्स्ट आ जाओ, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। तो अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया था, वो फैक्टर जो इन चीज को प्रभावित करते हैं या इनको नुकसान पहुंचाने की नुकसान पहुंचा सकते हैं, ठीक है, या वो कंडीशंस जो इनको दिक्कत कर सकती है। ठीक है, अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे कंजर्वेशन, अब हम इनको बचा कैसे सकते हैं। तो देखो फर्स्ट पॉइंट पर आ जाओ, फॉरेस्ट आर एन इंपोर्टेंट रिसोर्स। सही बात है, फॉरेस्ट एक इंपोर्टेंट रिसोर्स है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इसलिए हमें इसको कंजर्व करना चाहिए। दिस रिन्यूएबल रिसोर्स सम इंपोर्टेंट वेज ऑफ कंजर्विंग फॉरेस्ट आर। अब हम इन रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व कर सकते हैं उसके पॉइंट्स हैं। तो एफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन में आप लोगों को बता चुका हूं कि हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को लगाएं, ठीक है। दूसरा, चेक ऑन अर्बन ग्रोथ। अर्बन ग्रोथ का मतलब है कि कितने शहरों का विस्तार हो रहा है, इसलिए हम जंगलों की कटाई कर रहे हैं। तो हमें जब शहरों का विस्तार किया जाता है तब हमें उसको थोड़ा सा मैनेज कर कर चलना चाहिए। क्लियर? चलिए, क्योंकि देखिए जब भी बड़े शहरों का अनप्लान्ड एक्सपेंशन होता है, मतलब कोई प्लानिंग के साथ हम नहीं रखते, हम बस उसको जब बढ़ाने लगते हैं, तो फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन जरूरी होता है, फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन हो ही जाता है। समझ गए? फॉरेस्ट बर्बाद हो जाते हैं, जंगल पूरे बर्बाद हो जाते हैं अगर कोई हमारा प्लान नहीं है कि हम अगर कोई सिटी को बड़ा कर रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट, ग्रेजिंग, जानवरों के चरने पर भी कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि अगर जानवर ज्यादा एक ही जगह को चरते जाएंगे तो वहां के पेड़ों को नुकसान होगा, प्लस जब ओवर ग्रेजिंग होती चली जाएगी तो वहां की मिट्टी भी धीरे धीरे नुकसान हो जाएगा मिट्टी को, और मिट्टी फिर पहले जैसी उपजाऊ नहीं रह पाएगी। क्लियर? क्रिएटिंग अवेयरनेस, अवेयरनेस का मतलब यही है कि हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर करना चाहिए, मतलब उनको मोटिवेट करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स को वो लगाएं, ठीक है, और प्लांट्स की कटाई ना करें। समझ गए? मतलब ये है कि मुन्नी अपने हाथ में एक झंडा लेके चले, ठीक है, और उस झंडे में लिखा हुआ होना चाहिए क्या, कि सेव ट्रीज, सेव ट्रीज, ठीक है, सेव ट्रीज, डू नॉट कट ट्रीज, सेव ट्रीज, डू नॉट कट ट्रीज। ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, लोगों को अवेयर कर सकते हैं और उनसे कह सकते हैं कि हाँ जंगलों को मत काटो, जानवरों को मत मारो। क्लियर? प्रिवेंटिंग फॉरेस्ट फायर्स, इसको भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो लोग जंगल के आसपास रह रहे हैं उनको कॉशियस ध्यान रखना चाहिए कि जंगल में आग, ऐसी कोई काम ना करें जिससे जंगल में आग लग सकती है। क्लियर? चलिए, ये तो हो गया हमारा क्या, नेचुरल वेजिटेशन। अब आ जाते हैं कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है। अभी इसमें और पॉइंट्स हैं, मतलब जो अभी हमने पहले पढ़े इसी में और पॉइंट्स हैं। तो देखो, फॉरेस्ट आर अवर वेल्थ, जो जंगल है वो हमारी धरोहर है, अच्छी बात है। प्लांट्स गिव शेल्टर टू द एनिमल्स, ये बात भी सही है कि जो प्लांट्स हैं वो जानवरों को घर देते हैं, और दे मेंटेन द इकोसिस्टम, और वो हमारे एनवायरनमेंट को मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। चेंजेस ऑफ क्लाइमेट एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस कैन कॉज द लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल। अगर क्लाइमेट में चेंज आ रहा है और लोगों का इंटरफेयर हो रहा है तो उस चीज से क्या होता है, सबसे ज्यादा कौन प्रभावित होते हैं, प्लांट्स
और एनिमल्स, ये लोग बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं। सपोज कीजिए कोई ह्यूमन बींग्स जाके क्या करे, जंगलों की कटाई शुरू कर दे, तो उससे प्लांट्स को नुकसान प्लस वहां के रहने वाले जंगलों को नुकसान। और ऐसी एक खबर आप लोगों ने अभी रिसेंट में सुनी होगी कि एक एरिया है वहां के जंगलों को काटा जा रहा था, ठीक है। अब वो उस चीज को हम अभी नहीं समझते आज की क्लास में, हम उसको आगे कभी देखेंगे। नेक्स्ट, मैनी स्पीसीज बिकम वल्नरेबल, ठीक है, और इंडेंजर्ड एंड आर सम ऑन द वेज ऑफ एक्सटिंक्शन। यहाँ पर हम एनिमल्स के कंजर्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। कुछ स्पीसीज जो है वो खत्म होने की कगार पर आ चुकी हैं, ठीक है, कुछ खत्म होने की कैटेगरी में है और कुछ खत्म हो चुकी है। मतलब ऐसा समझो कि जो स्पैरो, जो चिड़िया हमें पहले बहुत दिखाई देती थी, अब वो खत्म होने की कगार पे आ गई। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि वो हमारे द्वारा बनाए गए चीजों से वो लोग प्रभावित हो रहे हैं और उनकी इससे मृत्यु हो जाती है। क्लियर? तो कुछ जानवर डेंजर में है, कुछ खत्म होने की कगार पे हैं बिल्कुल, और कुछ खत्म हो चुके हैं। कुछ के लिए खतरा है, कुछ खत्म होने की कगार पे, और कुछ बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। चलो, डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज, फॉरेस्ट फायर, सुनामी, लैंडस्लाइड्स, ये कुछ एक ह्यूमन मेड्स और नेचुरल मेड फैक्टर्स हैं जिस वजह से क्या हो रहा है, जानवरों का एक्सटिंक्शन बहुत तेजी से हो रहा है। जानवर बहुत तेजी से गायब होते जा रहे हैं, उनकी संख्या में जो है वो लगातार चेंजेस आते जा रहे हैं, लगातार वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, खत्म होते चले जा रहे हैं। ठीक है, चलो। One of the major concern is the increasing incident of poaching that result in a sharp decline in the number of particular species. The animals are poached for collection and illegal trades of hides, skins, nails, horns as well as feathers. कुछ जानवरों को मारा जाता है किस लिए? उनकी स्किन्स के लिए, उनके दांतों के लिए, उनकी खाल निकाल के उससे कुछ बनाना, ठीक है, उनके दांत, उनके सींग और उनके पंख, इन सभी के लिए जानवरों को भी क्या किया जा रहा है, बहुत मारा जाता है, जिससे क्या होता है कि उनकी संख्या में बहुत ज्यादा कमी आ जाती है। आप शेर देखो, शेर या टाइगर देखो, अब वो गिने चुने बचे हुए हैं, जबकि अगर यही मैं 50 से 60 साल पहले की आपसे बात करूं, 70 साल पहले की बात करूं, तो उनकी संख्या हजारों में थी, हजारों में कहूं या फिर मैं कहूं लाखों में थी, पर आज वो कितने रह गए, वही गिने चुने। क्यों? क्योंकि उनको मारा जाता था, किस पर्पज से? अपनी शूरवीरता दिखाने के लिए या उनकी स्किन के लिए, इन सारी चीजों के लिए उनको मारा जाता था। क्लियर? आ जाइए। सन ऑफ दीज एनिमल जैसे टाइगर हो गया, लॉयन हो गया, एलिफेंट, डियर, ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, राइनोसेरस, स्नो लियोपर्ड, ऑस्ट्रिच, पीकॉक, ये क्या है, खत्म होने की कगार पर है। और हम इनको कैसे बचा सकते हैं? इनको हम अवेयरनेस के थ्रू बचा सकते हैं, लोगों से कह सकते हैं कि इनको मत मारिए, इनके किसी भी इलीगल काम के लिए इनको ना मारा जाए, ठीक है, इनकी हमें देख रेख करनी पड़ेगी, तभी ये हमारे आगे वाली जनरेशन को दिखाई देंगे, वरना क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैव बीन एस्टेब्लिश्ड टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व वाइल्ड लाइफ। ये तो हो ही चुका है कि कई सारे नेशनल पार्क्स बनाए गए हैं, कई सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई गई है, एक एरिया को सर्कलाइज कर दिया गया है, सर्कल बना दिया गया है, जिसमें क्या होगा कि जानवर रहेंगे और उसमें लोगों का आना जाना मना रहेगा, ठीक है, विद परमिशन आप आ जा सकते हैं। Many countries have passed law declaring that the trade as well as killing of several birds and animals are illegal. कई सारी कंट्रीज ने ऐसे नए कानून भी बना दिए हैं जहां पर जानवरों को या चिड़ियाओं को मारने क्या है, इलीगल माना जाता है, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हुए पाए जाते हैं तो आपको मौत भी, मतलब आपको सजा दी जा सकती है, ठीक है। In India, killing of lions, lion, deer, great Indian bustard and peacock have been banned. इंडिया में आप इन जानवरों को नहीं मार सकते। ये क्या तरीके, ये क्या चीजें थी? तो ये कंजर्वेशन के तरीके थे कि हम इन तरीकों से क्या कर सकते हैं, वाइल्ड लाइफ, जंगली जीव जंतुओं को कंजर्व कर सकते हैं। क्लियर? चलिए, आज की क्लास यहीं खत्म होती है, आपका चैप्टर भी यहां पर क्या होता है, खत्म होता है, दी एंड। सो हमने ज्योग्राफी का चैप्टर 2 भी यहां पर कंप्लीट कर लिया। नाउ अब जो टर्न है, अब हम शुरू करने वाले हैं बेटा हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री चैप्टर 1।
नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो हिस्ट्री के चैप्टर 1 की आएगी। और अब हम हिस्ट्री की शुरुआत करेंगे। हिस्ट्री के भी हम लगभग ट्राई करेंगे 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाए, फिर उसके बाद हम पॉलिटिकल साइंस उठाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो बताया करो, ठीक है, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है हम लोगों को भी कि हम आपके लिए और अच्छा कर सकें। क्लियर? तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।